So welcome everyone. Consumers Equilibrium माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के लेक्चर 5 में हम लोग हैं और आज हम लोग बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन, स्केल ऑफ प्रेफरेंस एंड इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग टाइम। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में। देखो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिलेटेड है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है ये आपका रिलेटेड है। देखो कोई भी अपने से बिना मर्जी के अनम्यूट नहीं करना, बिना परमिशन के अनम्यूट नहीं करना। हमने यहाँ पर अनम्यूट करने का पावर आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने माइक को ओपन करके रखो, डिस्टरबेंस होता है। जब क्वेश्चन पूछने के लिए कहेंगे तब हैंड रेस कीजिएगा, तब आपको परमिशन मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हमें समझना है तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बजट लाइन के बारे में समझाया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक सर्टेन बजट के साथ, यानी आपका एक डिफाइंड बजट जो है, उस बजट से दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हैं। लेकिन दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जिन कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली आप अपना उतना ही बजट खर्च करते हैं, तो उन सारे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, बजट लाइन है, ठीक है। तो बजट लाइन के बारे में हमने जाना। बजट लाइन के बारे में जानने के बाद अब हमने जो ये जानना है कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। रेट ऑफ एक्सचेंज किस दर से एक्सचेंज होगा, नाम ही क्लियर कर रहा है, एक्सचेंज का दर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि एक आइसक्रीम जो है 10 रुपीज प्राइस का है एंड वन चॉकलेट इज ऑफ 5 रुपीज प्राइस। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दो चॉकलेट देकर हम एक आइसक्रीम ले सकते हैं, 2 चॉकलेट लेकर हम 1 आइसक्रीम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी चैट बॉक्स में कोई ना लिखो, बाद में अपना डिस्कशन करना। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के एक एग्जांपल को पहले हम समझा रहे हैं कि अगर दो गुड्स है, सपोज वी आर हैविंग 2 गुड्स, और वो गुड्स है 1 आइसक्रीम एंड 1 चॉकलेट। आइसक्रीम 10 रुपए प्राइस का है और चॉकलेट 5 रुपए का है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 2 चॉकलेट के बदले हम एक आइसक्रीम ले सकते हैं। दिस इज द रेट एट विच वी कैन एक्सचेंज 2 चॉकलेट फॉर 1 आइसक्रीम। ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इसी को हम लिखना चाहेंगे, अगर हम इसी को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, दिस विल बी द डेफिनेशन। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक रेट है, यानी एक दर है। कौन सा दर है, वो दर है एट विच, जिस दर पर द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर है, हैज टू सैक्रिफाइस, उसको गिव अप करना पड़ेगा, यूनिट्स ऑफ वाई, यानी वाई गुड्स के यूनिट्स को, टू ऑब्टेन, ताकि वो प्राप्त कर सके, 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, एक्स का एक और यूनिट। यानी जिस दर से y के यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया जाए x के एक यूनिट को गेन करने के लिए, उस रेट को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। बट द कंडीशन इज कि प्राइस हमें मालूम हो, हमको प्राइस पता होना चाहिए दोनों गुड्स का। इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। और ये असल में है क्या, ये बजट लाइन का ही स्लोप है, बजट लाइन या प्राइस लाइन का ही स्लोप। बैकग्राउंड में समझ जाए। The marginal rate of exchange is the rate at which the consumer has to sacrifice units of Y to obtain 1 more unit of X. X के एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए Y का जितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो जिस रेट से ये सैक्रिफाइस होगा उस रेट का नाम क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब चेंजेस इन बजट लाइन, बजट लाइन आपने पढ़ा, तो बजट लाइन के चेंज को हम जाना, यानी अगर बजट लाइन हमें चेंज का बात करें तो बजट लाइन का चेंज क्या है। चेंजेस इन बजट लाइन 3 बातों पे डिपेंड करता है, 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। क्या है वो, पहला है इनकम, अगर इनकम बदल जाएगा कंज्यूमर का तो उसका बजट लाइन भी चेंज कर जाएगा। दूसरा है प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का प्राइस, एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर एक्स गुड्स का प्राइस अगर चेंज करेगा तो बजट लाइन चेंज कर जाएगा, वाई गुड्स का प्राइस चेंज करेगा तो बजट लाइन चेंज करेगा, इनकम चेंज करेगा तो अगेन बजट लाइन चेंज करेगा। तो बजट लाइन का चेंज इन 3 रीजन की वजह से होता है। अब चेंजेस इन बजट लाइन कितने तरह का है, 2 तरह का है। सबसे पहला है
शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी दो तरह का है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब आपको हम सीधा सीधा ये बताएं कि अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाए तो आप एक्स और वाई का पुराने प्राइस पर पहले से ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे कि पहले से कम यूनिट? रिप्लाई मी फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा है कि सपोज कि इनकम कंज्यूमर का इंक्रीज हो गया, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, या यूं कहो कि कंज्यूमर ने जितना रुपया गुड्स को खरीदने के लिए रखा था उसका बजट बढ़ा लिया, उससे ज्यादा रुपया उस पे गुड्स को खरीदने पे खर्च करेंगे। प्राइस पहले से मालूम है हमको दोनों गुड्स का, तो अब क्या करेंगे? क्या दोनों गुड्स का ज्यादा खरीदेंगे या कम? एक ने जवाब दिया है कम। दोनों गुड्स का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये दो तरीके का शिफ्टिंग है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होगा? जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए। यहाँ पर इनकम का मतलब ये होगा कि उन गुड्स को खरीदने के लिए कंज्यूमर ने जो पैसे रखे हैं, उन दो गुड्स को खरीदने के लिए जो कंज्यूमर का बजटेड अमाउंट है, दैट अमाउंट इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज कर जाए तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा खरीद पाएगा दोनों गुड्स का, अगर प्राइस सेम रहता है। या फिर दूसरे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, अगर दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाए, तो दोनों गुड्स का अगर दाम कम हो गया तब भी कंज्यूमर दोनों गुड्स का ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा, तब भी राइटवर्ड ही शिफ्ट होगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने का दो रीजन, इनकम बढ़ जाना और दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाना। या तो इनकम बढ़ गया तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या दोनों गुड्स का प्राइस कम हो गया तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि कंज्यूमर दोनों गुड्स का ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा। फिर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ये देखो राइटवर्ड शिफ्टिंग का ये ग्राफ है। ये पुराने इनकम जब कम है तब 8 यूनिट वाई का और 4 यूनिट एक्स का खरीद पा रहे, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ गया है तो वाई का 10 यूनिट और एक्स का 5 यूनिट खरीद पा रहे। दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग तब होगा जब इनकम कंज्यूमर का या तो कम हो जाए या दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाए। तो जब इनकम कम हो जाए और दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो इन दैट केस लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिलेगा बजट लाइन में। Here it is. ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। शिफ्टिंग के बाद है रोटेशन। रोटेशन इन बजट लाइन। रोटेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये तब होगा जब किसी एक गुड्स का दाम कम हो जाए, किसी एक गुड्स का। It happens when price of goods X increases, other things remaining constant. अगर X का दाम बढ़ जाएगा, बाकी चीजें सेम हो, यानी इनकम सेम रहे और X का दाम बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा? आप X का पहले से कम यूनिट खरीद पाएंगे। तो X का जब आप पहले से कम यूनिट खरीद पाएंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। कैसे? हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे। ये देखो, ये पुराना कंजम्पशन लेवल है, पुराने प्राइस पे X और Y का, Y का 10 यूनिट और X का 5 यूनिट। लेकिन अब Y का X का दाम बढ़ गया हो, तो X का दाम बढ़ जाने की वजह से अब पहले से कम यूनिट X का खरीद पाएंगे। मान लो लेटर से एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए आप खर्च करने के लिए गुड्स के लिए रखा है आपने, और 20 रुपया दाम था X का, तो 20 रुपए दाम पे 5 यूनिट आप खरीद पा रहे थे X का। लेकिन जैसे ही दाम 25 रुपया हो गया तो अब X का 5 यूनिट नहीं 4 यूनिट खरीद पाएंगे। तो Y तो अपने जगह पे रहेगा क्योंकि Y के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, Y विल रिमेन सेम। तो चेंज कहाँ हुआ? चेंज होगा X के क्वांटिटी में, X का क्वांटिटी घट गया, तो ठीक है, तो 5 से नीचे आ गया। तो ये जो है रोटेशन हुआ। ये रोटेशन कैसा है? ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉक ऐसे ही जाता है, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? इट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स Y इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। Y का अगर प्राइस बढ़ जाए, बाकी चीजें अगर सामान्य हो तो, यानी इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट, अगर Y का दाम बढ़ जाएगा तो Y का पहले से कम यूनिट खरीद पाएंगे। एंड इट इज द ग्राफ। देखो Y का दाम बढ़ गया तो Y का कम यूनिट खरीद पा रहे। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे जाता है, एंटी क्लॉक ऐसे। तो ये रोटेशन दो टाइप का है। अब बात करेंगे हम लोग स्केल ऑफ प्रेफरेंस का। जब हम मार्केट जाते हैं, सपोज करिए आपने कोई सामान लेना है, कोई भी गुड्स खरीदना, सपोज किसी को ड्रेस खरीदना है और उसके सामने दो ड्रेस प्रेजेंट करा गया, उसने दो ड्रेस निकलवा के दिया गया, यानी फाइनली उसने दो ड्रेस चूज किया, ए एंड बी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस? क्या हो सकता है? हो सकता है वो कंज्यूमर को ए ज्यादा अच्छा लग रहा हो, वन पॉसिबिलिटी, या हो सकता है उस कंज्यूमर को बी ज्यादा अच्छा लग रहा हो, दूसरा पॉसिबिलिटी,
या हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया हो, ए लें कि बी लें। क्लियर है? तो ए और बी ये दोनों क्या है, बेसिकली ये दोनों कंजम्पशन बंडल है, कंजम्पशन बंडल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। तो अब कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बंडल ए लें या बंडल बी। थर्ड सिचुएशन, फर्स्ट सेकंड में तो क्लियर है कि ए लेगा, सेकंड केस में बी को कंसीडर करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों बंडल में से यू फेल टू डिसाइड कौन सा बंडल लिया जाए। ये जो तीसरा सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंस होना, डिसाइड ना कर पाना। ठीक है, इनडिफरेंट होना। तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस तीन तरह का होगा, जिसमें हम किसी एक गुड्स को ए को बेटर मानते हैं या बी को बेटर मानते हैं, या तीसरा दोनों में इक्वल हमको सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा हो, दोनों मेरे लिए बराबर हो, तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस इसी को कहा जाता है। जब कंज्यूमर अपने अपने प्रेफरेंस को, यानी वो जो गुड्स प्रीफर कर रहा है उसको रैंक दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अब बात करेंगे इंडिफरेंस स्केड्यूल के बारे में। इंडिफरेंस स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब ही होता है टेबल। इट इज अ टेबल, ये एक टेबल है, और वो टेबल क्या शो करेगा, वो टेबल शो करेगा वेरियस कॉम्बिनेशंस को, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को। किस चीज का, गुड्स, क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की क्वांटिटीज का बहुत सारा कॉम्बिनेशन शो करेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, क्या ए बंडल से, बंडल ए में और बंडल बी में जो भी हमने देखा कि ए ज्यादा अच्छा है बी से, या बी ज्यादा अच्छा है सी से, या ए इक्वल टू बी, कौन सा बंडल का बात होगा इंडिफरेंस स्केड्यूल में? नाम बता रहा है इनडिफरेंस, यानी डिफर ना करना, यानी दोनों में समान हो जाना। इसका मतलब ये है कि ये जो इनडिफरेंस स्केड्यूल है, ये वो टेबल है जो सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेगा, दो गुड्स के क्वांटिटीज के उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेगा जहां पर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। क्लियर है? उन सारे कॉम्बिनेशन को जब आप एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, देन दैट टेबल विल बी नोन एज इंडिफरेंस स्केड्यूल। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये टेबल है जिस टेबल में दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से लिखा, इस तरीके से कंसीडर, वही कॉम्बिनेशन कंसीडर किया गया हो जिन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो, यानी ही इज इनडिफरेंट, यानी ए इज इक्वल टू बी वाला सिचुएशन हो। ये देखिए दो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, 5 है, देखो बंडल डिफरेंट है, 1 12 2 8 3 5 4 3 5 2। अगर सपोज करो इन सारे केस में कंज्यूमर जो है कंफ्यूज है, यानी कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट हो जाए, उसके लिए ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, पांचों कॉम्बिनेशन में वो समझ नहीं पा रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज करे, तो कहा जाएगा ये जो टेबल है उस कंज्यूमर के लिए उसका इनडिफरेंस स्केड्यूल के नाम से हम जानते हैं, इनडिफरेंस स्केड्यूल। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? इंडिफरेंस स्केड्यूल को ही अगर हम एक ग्राफ में लिख देंगे, एक ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे, दैट ग्राफ विल बी नोन एज इंडिफरेंस कर्व। अगर एक लाइन में हम कहना चाहे तो हम कहेंगे इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस स्केड्यूल। नो, अब देखो अगर आप इसको डिटेल से डिफाइन करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that offers the consumer same level of satisfaction, other things remaining constant. So it is a graphical presentation of various combination of quantities of two goods that give equal level of satisfaction to the consumer. तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज का? वेरियस कॉम्बिनेशन का। किस चीज के वेरियस कॉम्बिनेशन का? क्वांटिटीज का। किसके क्वांटिटीज का? दो गुड्स के डिफरेंट क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हियर इट इज द ग्राफ, गुड 1 और गुड 2। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब यहां से इस तक, यहां इस पार्ट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, यू हैव 1 minute and 20 seconds, you can ask any question regarding the lecture of today। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।